हेलो दोस्तों, नमस्ते। रात बीतने को आई, किंतु वकील साहब की आंखों में नींद नहीं थी। सारी रात वे अंधेरे में ही कमरे की छत की ओर आंखें गड़ाए ताकते रहे। कभी करवट बदलते, कभी उठकर बैठ जाते। लग रहा था बहुत ही उधेड़ बुन में थे। जिंदगी में अक्सर दो राहों का सामना हो जाता है, जिनमें किसी एक रास्ते का चुनना बहुत कठिन होता है, किंतु निर्णय तो लेना ही पड़ता है। उन्हें जो सभ्य और संस्कारी होते हैं, जिनमें दूरदर्शिता नहीं होती, उनके सामने कभी दो राहें नहीं आते। जीवन जैसे चल रहा है बस ठीक है। वकील साहब का एक सुखी परिवार था, सुंदर पत्नी और शादी के लायक एक बेटा था जिसे वे बहुत प्यार करते थे। गांव में अपनी खेती बाड़ी थी, प्रैक्टिस भी खूब चलती थी। धनाढ्यों में गिनती होती थी। महल जैसा घर और घर में नए मॉडल की दो गाड़ियां थीं, एक उनके लिए और दूसरी उनके सुपुत्र के लिए। वकील साहब दिन भर किताबों में उलझे रहते। बेटे की देखभाल का सारा भार उनकी पत्नी पर था। नवाबों की तरह वह पल रहा था। जब भी पैसे की ज़रूरत होती, माँ इनकार नहीं करती, बेटे से सख्ती नहीं कर पाती थी। नतीजा यह रहा कि वह बिगड़ैल नवाब के रूप में जाना जाने लगा। किसी तरह से उसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की थी। आकर्षक डील डॉल, घुंघराले बाल, गोरा चिट्टा था। बचपन से कभी अभाव नहीं जानता था, इसलिए पैसे को पानी की तरह बहाता था। गुस्सा तो नाक पर ही रहता था। जब वह किसी तरह की नौकरी में नहीं जा सका तो वकील साहब ने बिजनेस में लगा दिया। वहाँ वह सफल हुआ, क्योंकि उस बिजनेस में दबंग की ही ज़रूरत थी। इतने धनी मनी घर में अपनी बेटी को देने के लिए कई पिता उत्सुक थे। खूब रिश्ते आने लगे। अंत में हर प्रकार से जिस योग्य समझा गया वह निहारिका थी। लड़की की सारी खूबियों से सुशोभित, अर्थात लंबी, गोरी, घर के कामकाज में निपुण, सुशील और आज्ञाकारिणी। सभी खुश थे। वकील साहब की पत्नी बड़े ही शौक से शादी की खरीदारियां कर रही थीं। निश्चित समय पर विवाह संपन्न हुआ। घर में खूब रौनक आ गई। इस घर में आकर निहारिका भी अपने भाग्य को सराह रही थी। सुंदर पत्नी पाकर वकील साहब का बेटा भी प्रसन्न था। हमेशा दोस्तों के साथ घूमने के बजाय घर में ही रहता, किंतु अपने बेटे के स्वभाव को लेकर वकील साहब सदा सशंकित रहते। बहू की हर ज़रूरत और सुख सुविधा पर नज़र रखते। बहू भी सास ससुर की सेवा में तल्लीन रहती। समय बीता। वकील साहब और उनकी पत्नी दादा दादी बने। पोते को गोद में ले फूले ना समाते थे। दिन बीतने लगा। एक दिन वही हुआ जिसका डर था। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। बेटे ने निहारिका को गरम पराठा लाने को कहा। तभी मुन्ना रोने लगा। निहारिका उसे संभालने चली गई। नवाबजादे ने इसे अपनी तौहीन समझी और खाने की प्लेट जमीन में पटक दिया। माता पिता तो उसके गुस्से से वाकिफ थे, किंतु निहारिका के लिए पति का यह रूप नया था। वह सहम गई और रोने लगी। वकील साहब ने भी खतरे की घंटी को समझा। किसी तरह से बहू को समझाया। निहारिका बच्चे के कारण उस पर अधिक ध्यान नहीं दे पाती थी। इस कारण वह रईसज़ादा अधिकतर समय घर के बाहर बिताने लगा और बुरी संगति में पड़ने लगा। उसके बाद इस तरह की घटनाएं अक्सर घटने लगीं। मायके के अच्छे संस्कार लेकर आई थी, इसलिए घर को अखाड़ा नहीं बनाना चाहती थी। वह हर संभव चुप रहने का प्रयास करती।
निहारिका की चुप्पी वकील साहब के बेटे की हिम्मत बढ़ाती गई। अब वह कभी कभी निहारिका पर हाथ भी उठा देता। यह निहारिका को बहुत बुरा लगता, फिर भी सास ससुर का ख्याल करके चुप रह जाती, क्योंकि उनसे उसे कोई शिकायत नहीं थी। गुस्सैल तो वह था ही, किंतु हमेशा मारपीट का माहौल निहारिका को बर्दाश्त नहीं होता। अब तो वह किसी किसी रात घर भी नहीं आता था। वकील साहब की चिंता बढ़ने लगी। बेटे को समझाना चाहा, लेकिन उसका मन तो कहीं और उलझ गया था। वह निहारिका की ओर देखना भी पसंद नहीं करता था। एक बार निहारिका का मन हुआ कि वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस अपने मैके चली जाए, किंतु संस्कार यह कदम उठाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। एक दिन तो हद हो गई। वह नशे में धुत लड़खड़ाता हुआ आया और पत्नी को घर से निकल जाने का आदेश दिया। वह सख्ते में आ गई। उसने ससुर जी की ओर देखा। वकील साहब ने उसे समझाने की कोशिश की, किंतु वह कहाँ समझने वाला था। उसने उनके साथ भी बदतमीजी से बात की। निहारिका कुछ बोलना चाह रही थी तो नवाबजादे ने उसे जोर से धक्का मारा। अचानक हुए इस प्रहार को वह झेल नहीं पाई। गोद में मुन्ना भी था। दोनों ही औंधे मुंह गिर पड़े। उसने किसी तरह मुन्ने को तो बचा लिया, किंतु खुद उसका सर जमीन से टकरा गया। सर से खून निकलने लगा। मुन्ना बेतहासा रोए जा रहा था। माँ ने कुछ कहना चाहा तो उन्हें भी चुप करा दिया। परिस्थिति बेकाबू हो गई। वकील साहब बेटे की इस हरकत से बहू के सामने शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। समय पर बेटे पर अंकुश न लगाने का परिणाम सामने था। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और बहू की मरहम पट्टी करवाई। डॉक्टर से उन्होंने झूठ बोल दिया कि वह सीढ़ियों से गिर गई है। अभी तक निहारिका ने अपने मैके में कुछ नहीं बताया था। वह पढ़ी लिखी लड़की थी। जहाँ तक हो सका उसने सहनशीलता दिखाई, किंतु कब तक? यह सवाल उसके जेहन में बार बार उठने लगे। मुन्ने के भविष्य का सवाल भी सामने था। आखिरकार उसने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। अश्रुपूरित नज़रों से उसने सास ससुर से विदाई ली। वकील साहब के पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। निहारिका पिता के घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसे विश्वास था कि पिताजी उसका साथ देंगे। कांपते हाथों से उसने कॉलबेल बजाया। दरवाज़ा पिता ने ही खोला। बेटी के सिर पर पट्टी बंधी देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। अनुभवी आदमी थे, पल भर में ही सारा माजरा समझ गए। बेटी को गले से लगा लिया। पिता का स्नेहिल स्पर्श पाते ही वह फूट पड़ी और उसने रोते रोते सब कुछ बताया। पिता ने निर्णय सुना दिया कि अब वह उस हैवान के पास वापस नहीं जाएगी। इधर सारी दुनिया के लिए लड़ने वाले वकील साहब को अचानक सामने दो राह नजर आने लगा। एक तरफ बेटा था और दूसरी तरफ बहू और पोता। इसी उधेड़ बुन में उन्हें सारी रात नींद नहीं आई थी। बेटा को घर छोड़ने के लिए कहें, दिल यह मानने को तैयार नहीं था। बहू, जिसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, उसे कैसे बेघर कर दें? उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। बहुत सोच विचार कर उन्होंने फैसला ले लिया। पत्नी मानने को राजी ना थी। उसे भी समझाया। वकील साहब बहू के मायके पहुँचे। निहारिका और उसके पिता ने आवभगत में कोई कसर नहीं रखा। वकील साहब ने कहा, बहू, घर चलने के लिए तैयार हो जाओ। निहारिका ने पिता की ओर देखा।
पिता ने कहा, क्षमा कीजिए वकील साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, किंतु बेटी को ना भेजूँगा। मुझे उसकी जान पर खतरा नज़र आ रहा है। शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति कब क्या कर बैठे इसका कोई ठिकाना नहीं। आप यहाँ आते जाते रहें, पर निहारिका को ना भेजूँगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा कुछ ना होगा। मेरा घर बहू और पोते का है। अपने बेटे को मैंने घर से निकाल दिया है। निहारिका सम्मान के साथ वहाँ रहेगी, वकील साहब ने दृढ़ता से कहा। निहारिका के पिता अवाक रह गए। ऐसा भी होता है कि बहू के सम्मान के लिए इकलौते बेटे को घर से निकाल दें? जिसने भी सुना, वकील साहब के न्याय पर दांतों तले उंगली दबाकर रह गया। वकील साहब बहू और पोते को आदर के साथ घर ले आए। बहू अपने स्वभाव के अनुरूप घर को संभालती हुई मान मर्यादा से रहने लगी। पोते को उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा दी। अब वह एक ऊंचे पद पर कार्यरत था। एक बार वकील साहब के बेटे ने घर आने की कोशिश की, किंतु पिता से दो टूक जवाब सुनकर वापस लौट गया। धीरे धीरे वकील साहब का शरीर वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा था। निहारिका और मुन्ना जी जान से उनकी सेवा करते। कभी किसी भी काम के लिए उन्हें दोबारा नहीं बोलना पड़ता था। वकील साहब की पत्नी बेटे के लिए दुखी रहती थी, पर बहू और पोते से उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। समय बीता, मौत आनी थी आई। वकील साहब का निधन हो गया। निहारिका निःशब्द रोए जा रही थी। उसे यही लग रहा था कि यदि उन्होंने सहारा ना दिया होता तो पिता के घर में वह जी तो जाती, किंतु एक बेचारी की तरह जिंदगी हो जाती। माता पिता बेटी को घर में रखकर समाज की आलोचना का शिकार बनते, सो अलग। अब दाह संस्कार की बारी आई। वकील साहब का बेटा भी पिता के अंतिम दर्शन के लिए मौजूद था। मुखाग्नि वही देना चाहता था। वकील साहब ने कह रखा था कि मरने के बाद उनकी वसीयत तुरंत पढ़ी जाए और उसके अनुसार ही काम किया जाए। वसीयत में यह लिखा था कि दाह संस्कार का काम पोते के हाथों ही संपन्न हो। पत्नी के निधन के उपरांत सारी जायदाद निहारिका के नाम लिखी गई थी। जिसने भी सुना, वकील साहब के न्याय पर दंग रह गया। अपने बेटे को छोड़ दूसरे की बेटी को सहारा देकर वकील साहब ने समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। धन्यवाद।